विद्यार्थियों, वाक्य शुद्धि में अंतिम पड़ाव पर है वचन संबंधी वाक्य शुद्धि। विषय लिखिएगा वचन संबंधी वाक्य शुद्धि, या लिंग वचन दोनों कर सकते हो आप, लेकिन लिंग की तुलना में वचन संबंधी वाक्य शुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विषय लिखिएगा वचन संबंधी वाक्य शुद्धि। देखिए, वचन संबंधी वाक्य शुद्धि में आपको पहले हम चलिए पहला बिंदु लिखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। बहुवचन सूचक शब्दों को बहुवचन बनाकर प्रयोग करने से वाक्य में अशुद्धता आ जाती है। देखिए, बहुवचन सूचक शब्दों को बहुवचन में प्रयोग करना वाक्य में क्या आती है? अशुद्धि आती है। उदाहरण के तौर पर या देखिए, बहुवचन शब्द है, ये हम जानते हैं बहुवचन शब्द है। अब इनको आप वापस बहुवचन कैसे बनाओगे? ठीक है, तो क्या इनको बहुवचन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। उदाहरण के तौर पर शब्द देखिएगा, जैसे आंसू शब्द है। देखिए, आंसू शब्द है, तो आंसू शब्द को वापस आप इस रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। किस रूप में? आंसुओं के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे हम। आंसू नित्य बहुवचन शब्द है, इसी रूप में रहेगा, इसका वचन परिवर्तन नहीं करेंगे आप। जैसे दर्शन शब्द है, दर्शन शब्द को आप दर्शनों प्रयोग नहीं करेंगे। भाग्य शब्द हम भाग्यों नहीं लिखते हैं। प्राणों नहीं लिखेंगे हम। भाई, बहुवचन सूचक शब्दों को बहुवचन में प्रयोग करना क्या होता है? अशुद्ध होता है। ये खुद सारे के सारे कौन से हैं? बहुवचन वाले शब्द हैं। ठीक है, तो इन्हें बहुवचन बनाकर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समाचार शब्द है, नित्य बहुवचन है, समाचारों रूप में नहीं चलता ये। बाल नित्य बहुवचन शब्द है, बालों शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे हम। देखिए, तेरे बालों में क्या है, तेरे बाल में क्या है, इस तरह से बोलना चाहिए, तेरे बाल में क्या है। ठीक है, इस तरह नहीं बोलते हम, बोलते हम ऐसे। बोलने में तो बहुत सारी बातें बोली जाती है। समाचार का समाचार ही रहेगा, समाचारों नहीं बनेगा। बाल का बाल रहेगा, बालों नहीं बनेगा। तेवर नित्य बहुवचन शब्द है, अब तेवर रहेगा, आप तेवरों जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। होश नित्य बहुवचन है,
हम होशो शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इन्हें लिखना। आप ये समझ लीजिए कि वर्तनी संबंधी मान सकते हो, पर वर्तनी संबंधी रहते हैं, ये वचन संबंधी अशुद्धि रूप में आएगा। इन्हें लिखिए। और भी शब्द है इनमें, पर वे प्रयोग किए जा सकते हैं। लिख लिया, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। अब देखिए इनमें एक उदाहरण देखिएगा, अशुद्ध कैसे आता है, शुद्ध कैसे आता है। तो अशुद्ध देखिएगा आप, इन हालातों में काम नहीं होता। इन हालातों में काम नहीं होता। हालात भी नित्य बहुवचनी शब्द है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ये अशुद्ध है, यहाँ पर अशुद्धि यहाँ पर है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप यह होगा कि जब इन हालातों लिख दिया आपने, हालात अपने आप में क्या है? नित्य बहुवचन शब्द है। तो हम क्या लिखेंगे? इन हालात में काम नहीं होता, काम नहीं होता। ये अपने आप क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अशुद्धि यहां पड़ती। तो ऊपर मैंने आपको नहीं लिखा यह हालात, ठीक है, इसको यही मान लेना आप। अब कुछ शब्द ऐसे देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, इसको ऐसे समझिए कि यदि संज्ञा हो और नित्य बहुवचनी हो तो उसको हम बहुवचन में प्रयोग नहीं करते हैं। पर कोई विशेषण आ जाए, कोई विशेषण हो और वो बहुवचन सूचक या बहुवचन का ही हमेशा बोध कराए, पर यदि वह संज्ञा के रूप में आता है तो फिर उस समय शुद्ध मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? शुद्ध मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? इधर देखिए आप, तो नोट लिखिए, यदि बहुवचन सूचक
विशेषण, यदि बहुवचन सूचक विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो, संज्ञा के रूप में हो तो उसका बहुवचन में प्रयोग शुद्ध होता है। पर वही यदि विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो उसका बहुवचन में प्रयोग अशुद्ध होता है। जैसे लिखा भी ने, अगले उदाहरण लिखते हैं। फिर अगला टॉपिक नहीं बताऊंगा मैं, अगला टॉपिक क्या होगा ये मैं नहीं बताऊंगा। पहले जो है ना उसको पढ़ लीजिए, जो थाली में है ना उसको खा लीजिए आप पहले। यदि बहुवचन सूचक विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो तो उसका बहुवचन में प्रयोग शुद्ध होता है। पर वही यदि विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो उसका बहुवचन में प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होता है। अब एक बार जब तक मैं उदाहरण नहीं लिखूंगा तब तक हो सकता है ये पंक्ति आपको समझ में नहीं आए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब वाक्य शुद्धि आपके लिए ज्यादा मुश्किल भरी नहीं होगी। लिख लिया? उदाहरण देखिए यहां पर, जैसे विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयोग, और इस तरफ लिखिएगा संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखिए वहां
कई बच्चे खड़े थे, वहां कई बच्चे खड़े थे। यहां पर जो एक कई है, देखिए कई है, यहां पर ये विशेषण है, बच्चा क्या यहां पर संज्ञा है, ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर ये इस रूप में आया। या आप इसको इस तरह लिख सकते हो, रुकिए, हाँ चलिए, ये क्या है, रूप में सही है। अब इस तरह संज्ञा के रूप में आए तो ये जो कई है, देखिए कई मतलब एक से अधिक हो गया। अब कई को कईयों नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, हम कईयों नहीं, लेकिन यदि एक संज्ञा के स्थान पर आ जाए, संज्ञा का कार्य करे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने, देखिए मैंने वहां कईयों को देखा, मैंने वहां कईयों को जाते हुए देखा, या कईयों को देखा। अब ये संज्ञा के स्थान पर आया हुआ है, ठीक है, अब ये बहुवचन रूप में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या अनेक नेता आए थे, या देखिए अनेक, एक से अधिक विशेषण है, और यही यदि संज्ञा के स्थान पर आ जाए तो फिर प्रयोग क्या करेंगे, हम सही करेंगे। जैसे देखिए, मैंने आपके जैसे अनेकों देखे हैं। मैंने आपके जैसे अनेकों देखे हैं, ठीक है। यहां पर अनेकों क्या हो गया, ये किसी संज्ञा के रूप में आएगा, तो इस रूप में क्या होगा, सही होगा। अब आपके जैसे यहां पर क्या है, विशेषण है, विशेषण के रूप में आया हुआ है, सारूप्य सूचक विशेषण के रूप में आया हुआ, आपके जैसे, मैंने को पढ़ाया था ये। वहां और लोग भी थे, या और क्या है, विशेषण के रूप में आया हुआ है, तो ठीक है, और इस रूप में लेकर आओगे, उसने औरों से भी पूछा होगा, या उसने औरों से भी पढ़ा होगा। ये संज्ञा के रूप में, ये शुद्ध रूप में है। अन्यथा और का मतलब देखिए इस रूप में भी आ सकता है, जैसे कई है, अनेक है। हाँ, अशुद्धि कहां होती है, देखिए आप, ये सारे के सारे वाक्य किस रूप में थे, शुद्ध रूप में थे। आज अनेकों बच्चों को वहां भेजा गया, यह अशुद्ध होगा। पहले आपको दोनों तरफ शुद्ध पढ़ा दिए, अब नीचे पढ़ा रहा हूं अशुद्धि कैसे होती है। देखिए संज्ञा के साथ आ रहा, तो देखिए मतलब संज्ञा के साथ आ रहा तो इसी रूप में आएगा जिस रूप में है। ये संज्ञा के स्थान पर आ रहा है, तो देखिए यहां पर ये सही है, पर ये संज्ञा के साथ में आप इसे बहुवचन नहीं बना सकते हो, संज्ञा के साथ में यहां बहुवचन नहीं बना सकते। आज अनेकों बच्चों को वहां भेजा गया, नहीं, आज अनेक बच्चों को वहां भेजा गया, इस तरह से हम क्या करेंगे, सही करेंगे।
इस तरह से बहुत भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बहुत बच्चे खड़े हैं, मैंने बहुतों को पढ़ाया है, इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हो आप। अब ये यहां पर जितने सारा देखिए, ये 3 और 3, ये सब के सब 6 जो लिखे हैं, ये सब के सब सही है। आपको ये पहले प्रयोग बताया कि इस रूप में क्या होता है, सही होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस अनेकों को गलत ही कर देते हैं। क्या अनेक एक से अधिक कब होता है? अनेकों मिलते क्या कर दो, गलत कर दो। कई एक से अधिक कब होता है? कईयों मिलते क्या कर दो, गलत कर दो आप। और मिलते क्या कर दो। अरे भैया, वास्तव में व्याकरण में प्रयोग कहां हो रहा है उसका, वो उस पर निर्भर करता है। यदि वो संज्ञा के साथ आ रहा है, अनेक का अर्थ दे रहा है, एक सदी का, फिर आप अनेकों नहीं लिख सकते इससे आप। ठीक है, अन्यथा आप संज्ञा के स्थान पर लिख सकते हो, ये तो बहुवचन संज्ञा के रूप में आया काम। पर यदि संज्ञा शब्द हो, जैसे देखिए यहां पर, ये देखिए ये संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्दों को बहुवचन कैसे बनाओगे आप? विशेषण होते तो हम मान लेते, ठीक है, कि संज्ञा के स्थान पर आए तो संज्ञा के रूप धारण कर लेंगे, पर ये तो खुद संज्ञा है और बहुवचन में ही है, फिर इन्हें कैसे बना सकते हम? नहीं बना सकते भाई, अनेक विशेषण है, संज्ञा नहीं है। तो विशेषण का संज्ञा के रूप प्रयोग करोगे तो संज्ञा की भांति रूप बदल सकता है वह, बिल्कुल सही है। पर संज्ञा भाई, वचन क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द के रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस संज्ञा के रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हम समझ ही पढ़ते हैं, तो संज्ञा वास्तव में वचन ही है। ठीक है, यहां शुद्ध कैसे करोगे? यहां शुद्ध है, या अनेक कर देना, अनेक कर देना, और ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा। एक बिंदु और है, उससे भी ले लेते हैं हम। अभी कौन सा लिया था हमने? वचन संबंधी पहला बिंदु लिया था। दूसरा बिंदु देखिए आप, दूसरा बिंदु क्या कहता है, इसे देख लीजिए आप। क्रिया तथा सहायक देखिए, संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया रूपों की अनुमिति। ठीक है, इसका मतलब है, या लिंग वचन दोनों पढ़ लेते हैं। एक रूपता, जैसी संज्ञा है वैसी क्रिया आनी चाहिए, जैसा सर्वनाम वैसी क्रिया आनी चाहिए। और हम जानते हैं क्रिया कर्ता और कर्म कार्य का रूप धारण करती है। कर्ता और कर्म कार्य का रूप धारण करती है। कर्ता और देखिए, कर्ता और कर्म किस वचन में आते हैं, ठीक है, उसके अनुसार हमें देखना होगा किस लिंग में आते हैं, हमें यह देखना होगा। हम जानते हैं सर्वनाम का लिंग होता नहीं है, तो सर्वनाम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत किस में आएगी? संज्ञा आएगी तो उसके लिंग में आ सकती है, और लिंग में भी नहीं आती है, दिक्कत आती है वचन में। अधिक किस में आती है? वचन में आती है। तो यहां देखिए, हम पढ़ेंगे पर लिंग के साथ पढ़ेंगे इसे।
पुल्लिंग, और यहां लिख रहा हूं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन, नहीं पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग एक वचन और स्त्रीलिंग बहुवचन। स्त्रीलिंग बहुवचन। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे एक क्रिया है ह, एक वचन है, ह बहुवचन है। ये चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों में इसका रूप क्या रहता है? समान रहता है। हो गया। एक वचन में बिंदी आती है, नहीं बिंदी नहीं आती है, बहुवचन में बिंदी आती है। किस पर? ह पर। ये तो हो गया। एक है हो, देखिए हो एक वचन है, हो पर बिंदी आएगी, ये क्या बनेगा? बहुवचन बनेगा। और दोनों में यही रूप रहता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई संज्ञा उस दोनों के साथ में यही रूप रहता है। और ये दोनों समानता, देखिए हो तो सामान्यतः सहायक क्रिया के रूप में आता है, ह कभी कभी अपूर्ण अकर्मक क्रिया के रूप में भी आता है। अब मैं नहीं पढ़ूंगा, आपकी मर्जी, मत पढ़ो। इसमें वाच्य है, कर्तृवाच्य है। और देखिए, एक इसमें और लिखिएगा, था लिखिएगा आप। था पुल्लिंग एक वचन, थे पुल्लिंग बहुवचन, थी पुल्लिंग एक वचन और थी, नहीं था पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन, थी स्त्रीलिंग एक वचन और थी स्त्रीलिंग बहुवचन हो गया। गई, रुको, गया पुल्लिंग एक वचन, गए पुल्लिंग बहुवचन, गई स्त्रीलिंग एक वचन, गई स्त्रीलिंग बहुवचन। आई, आया, आए, आई, आई। थोड़ा भूतकाल में दिक्कत आती है। अब यदि गागे गी का प्रयोग हो जाए, भाई इनके साथ में यदि गागे गी का प्रयोग हो जाता है, ठीक है, तब आपको देखना होगा जो बिंदी या चंद्रबिंदु जो भी होता है, ठीक है, शिरोबिंदु या चंद्रबिंदु जो भी होगा, ये कभी गा गे गी पर नहीं आएगा। मतलब जो मतलब गे या गी पर नहीं आएगा, कभी गा पर तो कुछ नहीं आने वाला है। जैसे देखिए, हमने यह लिखा जाएगा, ये पुल्लिंग एक वचन है, भविष्यत काल में पुल्लिंग एक वचन है। बहुवचन करोगे तो इस तरह से नहीं कर सकते आप। कौन सा? जाएंगे, ये लिखना होगा आपको, जाएंगे। जाएगी,
एक वचन, जाएंगी बहुवचन। इसका मतलब ये हुआ भविष्य काल में यदि आप इस रूप का प्रयोग करते हो तो ये एक वचन है, इस रूप का प्रयोग करते हो तो बहुवचन है, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। ये रूप भी आता, ध्यान रखना। और ये काफी जटिल रूप में आता। कौन सा? ये वाला काफी जटिल रूप में आती है, इसलिए आपको बहुत चीज समझनी होगी, तब जाके समझ में आएगी। करे, देखिए, करेगा, करेंगे, करेगी, करेंगी। ये जो बिंदी और जो भी अनुसार आता है, ठीक है, इसे देख लेना एक बार कहां पर आएगा ये। यानी गे और गी से पहले। खिलाड़ी विशेषण है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये शुद्ध होगा। नोट लिखिएगा। यदि वाक्य में, यदि वाक्य में अकेली क्रिया हो, अकेली क्रिया हो तो वह लिंग और वचन तो वह लिंग और वचन दोनों का निर्धारण करती है। निर्धारण करती है। देखिए, यह वैकरणिक रूप से भाषा शुद्ध औषधि, ध्यान रख लेना, पर आपके समझने के अनुसार कोई अशुद्ध नहीं है। मैंने ये देखिए दूसरा बिंदु लिखा है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा हिंदी का एक्सपर्ट व्यक्ति देख के इस वाक्य को तुरंत गलत बोल देगा, बोला ये भाषा से गलत लिखी है। मैं जानता हूं चित्र से, इसलिए आपको पहले कह देता हूं, ठीक है। पर मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको विद्वान नहीं बनाना, आपको परीक्षा पास करवानी है, ठीक है। तो समझाना है, उसके लिए बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? सही है। कि मुझे कई बार ऐसा पता होता है कि मैं जो वाक्य लिख रहा हूं वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो सकता है, पर विद्यार्थियों के समझने के बहुत अनुकूल है, मैं वो लिखा देता हूं।
एक मिनट। रहे कि वशिष्ठ सही है या वशिष्ठ सही है। देखिए वो कमेंट कर रहे हैं कि वशिष्ठ सही है या वशिष्ठ है। ठीक है, मैंने आपको ये लिखा या ये अशुद्ध है, कहना आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिख लिया आपने। दूसरी बात देखिए, यहां पर आप एक बिंदु और देखिए, यदि एक मुख्य क्रिया हो और दूसरी सहायक क्रिया, एक मुख्य क्रिया हो और दूसरी सहायक क्रिया, तो सामान्यतः मुख्य क्रिया लिंग का निर्धारण करती है कुछ काल को छोड़कर, कुछ काल विशेष को छोड़कर। निर्धारण करती है और सहायक क्रिया वचन का निर्धारण करती है। तीसरी बात, तीसरा बिंदु देखिए, यदि एक मुख्य क्रिया हो, वैसे ध्यान रखना है एक वाक्य मुख्य क्रिया एक ही होती है, देखना एक वाक्य मुख्य क्रिया एक ही होती है, बाकी से सब क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। यदि एक मुख्य क्रिया हो तथा एक से अधिक सहायक क्रिया हो, सहायक क्रिया हो, तो मुख्य क्रिया
धातु रूप में, तो सामान्यतः मुख्य क्रिया धातु रूप में और धातु रूप में और सहायक क्रियाएं लिंग वचन का निर्धारण करती है। हो सकता है कि एक दो काल को छोड़ दे, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। ये लेके आप अभी तो आपको ये जो पंक्तियां लिखे हैं ना, समझने में थोड़ा समय लगेगा। और ये देखिए, उदाहरण लेते हैं, थोड़ा समझ लेना उदाहरणों को। जब शुरुआती कर लेते हैं, देखिए यह है मेरा मित्र है, यह वाक्य शुद्ध है, यह मेरा मित्र है। या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने यहां पर मान लीजिए बिंदी लगा दी, यह अशुद्ध हो गया। क्यों हुआ? देखिए इसने लिखा कि यह एक वचन है, मेरा भी एक वचन रूप में आ रखा है, मित्र भी एक वचन है, तो बिंदी कैसे लगा सकते हो आप? नहीं लगा सकते आप, किसी स्थिति में नहीं लिख सकते हम। दूसरा वाक्य देखिए, ये मेरे गुरु हैं। अब यह शुद्ध हो जाएगा। सही कैसे करोगे? ये मेरे गुरु हैं, यहां पर क्या आएगी? ऊपर बिंदी क्यों आएगी? यहां पर देखिए ये हम लिखा ये मेरे गुरु है, ये निश्चयवाचक के रूप में आया हुआ है, ठीक है। और दूसरी छोड़िए, ये बहुवचन के रूप में आया हुआ है, ये बहुवचन रूप में आया हुआ है, तो यहां पर बिंदी आएगी। यहां ये बहुवचन था, नहीं आई, इसलिए शुद्ध हो गया। एक वचन है, बिंदी आई, अशुद्ध है। एक वचन है, बिंदी नहीं आएगी। हमने यही तो पढ़ा था पीछे, शुरुआत यही पढ़ा था, एक वचन बिंदी नहीं आती है, बहुवचन बिंदी आती है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बिंदी किस में आती है और किस में नहीं आती है। जैसे देखिए, मैं कभी कभी, देखिए मैं कभी कभी ऐसा, रुको, वह कभी कभी ऐसा कहता है। देखिए अब बिंदी नहीं आएगी अंत में, यदि आपने बिंदी लगा दी तो मैं इसको शुद्ध कर लेता हूं, ठीक है। ये देखिए, यदि आपने वह के स्थान वे कर दिया, वे कभी कभी ऐसा कहते, यहां पर आपको क्या लगानी पड़ेगी? बिंदी लगानी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा
कहते। यहां देखिए ते आ गया, अब नहीं लगाइए, कहते हैं। माता जी आप कहां जा रहे हो। देखिए पूरा का पूरा वाक्य अशुद्ध है, लिंग और वचन दोनों की दृष्टि से अशुद्ध है। ये लिंग और वचन दोनों की दृष्टि से अशुद्ध है। देखिए माता शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है, और जी बहुवचन में आया हुआ है, और आप ही आद्रात बहुवचन के रूप में आया हुआ है। निजवाचक सर्वनाम के रूप में कह सकते हो नहीं। माता जी आप कहां जा रही हैं, तो ये जो आप है आया हुआ है अनिपुरुष में आया हुआ है, मध्यम पुरुष में है। देखिए माता जी आप कहां, अपने आदर का प्रयोग किया यहां पर, ठीक है। यहां लिखा जैसे माता स्त्रीलिंग है, जी बहुवचन में आ गया, आदर सूचक बहुवचन में आ गई। तो आपने यहां देखिए जा लिखा है, मुख्य क्रिया एक है, एक से अधिक सहायक क्रिया है, तो मुख्य क्रिया धातु रूप में आ गई। और अब ये जो क्रिया है यह लिंग का निर्धारण करेगी। स्त्रीलिंग है तो रही लाना पड़ेगा आपको। अब जो हो सहायक क्रिया आई है दूसरी वाली, ये करेगी वचन का निर्धारण, और यहां पर क्या आएगी, बिंदी आएगी। माता जी आप कहां जा रही हो, माता जी आप कहां जा रही हो। अशुद्ध है, शुद्ध है, अशुद्ध है, शुद्ध है, दोनों शुद्ध है, दोनों शुद्ध है। ये पूरी पंक्तियां पढ़ लेना, यहां से यहां शुरू कर लेना दूसरे बिंदु से, यहां से लेकर यदि आप यहां तक आओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, मतलब यहां तक पढ़ोगे तब तक।
देखिए आपने ये लिखा कि वे बच्चियां समय पर घर चली गई। देखिए वे बच्चियां समय पर घर चली अब देखिए यहां पर बच्चियां लिखा आपने, बहुवचन संज्ञा आई है और यहां पर आपने एक वचन दिखा रखी, यहां पर यह शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध क्या होगा? वे बच्चियां समय पर घर चली, आपको यहां पर बिंदी लगानी पड़ेगी, गई। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसको यदि आप ऐसे लिखना चाहो इस वाक्य को, वे बच्चियां, यदि इस तरह लिखना चाहोगे, समय पर घर चली गई और आपने ह कर दिया, यह भी अशुद्धि है। शुद्ध कैसे होगा? वे बच्चियां समय पर घर चली। अब यहां आप नहीं कर सकते इसके साथ में, देखिए इसके साथ में नहीं होगा, फिर बिंदी इसके साथ में आएगी, गई हैं, इस ह साई के साथ आएगी, इसके साथ नहीं आएगी। अरे यहां पर ह आएगा तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये कर लीजिए आप, उससे क्या फर्क पड़ता है। तीसरी बात देखिए एक और इसमें, एक साथ एक से अधिक, एक साथ एक से अधिक
एक से अधिक आदर्श सूचक और समान सूचक शब्दों का प्रयोग अशुद्ध होता है। जैसे ये ध्यान रखिएगा, एक साथ एक से अधिक आदर्श सूचक यानी समान सूचक शब्दों का प्रयोग क्या होगा? अशुद्ध होगा। जैसे यदि आपने श्री लगा दिया तो फिर जी नहीं लगा सकते आप। जैसे आज यहां श्री मोहनदास जी पधार रहे हैं। आज यहां श्री मोहनदास जी पधार रहे हैं। अब देखिए, यह शुद्ध रहेगा एक साथ में आपने एक से अधिक, या तब श्री का प्रयोग करें या फिर जी का प्रयोग करें, दोनों में से एक का प्रयोग करें। तो शुद्ध करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आज यहां, हम ये लिख सकते हैं कि आज यहां श्री मोहनदास पधार रहे हैं। ये दोनों सही है। आदरणीय,
माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज विदेश यात्रा पर, आज विदेश यात्रा करेंगे, या कल कर दीजिए, कल विदेश यात्रा करेंगे। यहां पर देखिए दोनों आ गए हैं, अशुद्ध हो जाएगी ये। पहला माननीय प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय। वैसे एक बात ध्यान रखना, आप जाओगे अपने डिपार्टमेंट में, आप पुलिस डिपार्टमेंट जाने वाले हो, वहां पर इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है शुद्ध के लिए, सब कुछ अशुद्ध के लिए स्थान होगा, ध्यान रख लेना। आप कुछ भी आप किसी को संबोधित करोगे, किसी को संबोधन करोगे तो आपको दोनों लिखने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है गलत है, लेकिन परिपाटी हो चुकी है, ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मतलब एसपी महोदय, आपको पूरे लिखना पड़ेगा, ठीक है। माननीय एसपी लिख दिया तो पढ़ने वाला क्या रखेगा, ठीक है भाई, उनको तो बहुत अच्छी जानकारी होती है, एसपी साहब को तो बहुत अच्छी जानकारी होगी, पर जो बाबू लोग होंगे वो आपको लौटा देंगे, बोले साहब के लिए बिल्कुल लिखो, ठीक है। आप ऐसे कैसे ला सकते हो? जो लोग काम करते हैं डिपार्टमेंट, उनको पता है। कई बार मुझसे कई बार ये चीज़ पूछ जाती है, जो मेरे मित्र हैं काम कर रहे हैं, मुझसे कई बार पूछते हैं क्या करें। मैं बोलता हूँ सही नहीं है, फिर बोलते क्या कर रहे हैं, मैंने आप देख लीजिए, बोला सर हमेशा करना पड़ा, मैंने कर दीजिए आप, कोई बात नहीं तो फिर आप अब लगेगा कि ऐसा क्यों किया गया। खूब सारी मैंने ऐसे मतलब पत्रावली देखी है जिनमें, ठीक है, माननीय और महोदय दोनों का साथ प्रयोग करते हैं, दोनों का, जबकि करना क्या चाहिए, एक का करना चाहिए, हमें तो पास होना है। यदि सुश्री भी आ गया तो भी आप क्या लिखोगे, एक लिखो, जी का प्रयोग नहीं करोगे। अब कोई शब्द है जितने, अब ये कौन से हैं, ये मैं आपको जब हमने वचन पढ़ा था उसमें खूब पढ़े थे, लिखा दी मैंने आपको सारे, कि शब्द के पहले कौन से प्रयोग किए जाते हैं, शब्द के बाद कौन से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए बाबू जगजीवन राम आ रहे हैं, तो बाबू आगे अपने आप आद्यसूचक शब्द है, बाबू जगजीवन राम जी आ रहे हैं, आपको बताने की लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाबू लिख दिया, इससे पूरा काम चल जाता है, ठीक है। ये अपना सम्मानजनक शब्द के रूप में आ गया। हाँ, यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, यदि श्री अथवा जी नाम का ही हिस्सा हो तो शुद्ध होगा। जैसे किसी का, देखिए जैसे मान लीजिए किसी का नाम ही क्या है, श्री राम, ठीक है। अब ये शुद्ध है, मान लीजिए किसी का नाम ही क्या है, श्री राम नाम है पूरा, भाई श्री राम क्या है, ये पूरा का पूरा नाम है, तो आप इसमें श्री का प्रयोग कर सकते हो, श्री राम। पर हां, अब आप ये नहीं लिख सकते हो श्री ये नाम हो गया, ठीक है, पर आप ये नहीं लिख सकते हो श्री राम जी, आप इसका तो प्रयोग नहीं कर सकते, हम जानते हैं शुद्ध हो जाएगा। और हम ये भी, हाँ ये लिख सकते हो श्री राम जी
ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा भाई। श्री राम लिख दिया आपने, सही है। यहां पर आप श्री राम जी लिखोगे तो भी सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये क्या है, नाम है। ठीक है, अब आप ये नहीं लिख सकते, कौन सा, श्री राम जी नहीं लिख सकते आप, ये हो जाएगा अशुद्ध, क्योंकि ये तो नाम है और आपने दो लेकर आगे आपने दोनों का प्रयोग कर लिया, साथ में अशुद्ध हो जाएगा। वो नाम का ही हिस्सा हो जाता है, तब उसको हम क्या मानते हैं, शुद्ध मानकर चलते हैं। एक उदाहरण और देखिए, श्री रामजी लाल। अब देखिए श्री रामजी लाल, ये पूरा किसका हिस्सा है, ये जो जी आया है ये नाम ही है, नाम ही का हिस्सा है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा क्या है, नाम है, ये सही है। आप ये लिखोगे रामजी लाल जी, बिल्कुल सही चलेगा, रामजी लाल जी सही चलेगा, क्योंकि ये पूरा नाम है। पर आप ये नहीं लिख सकते हो श्री रामजी लाल जी। ये नहीं चलेंगे, क्योंकि ये पूरा नाम का हिस्सा है। किस शब्द को किस रूप में सही करना है, ये देख लीजिए। श्रीमती राजश्री, अब वो राजश्री खुद का नाम है, पूरा राजश्री साथ में आ गया तो रहेगा। एक और अशुद्धि है, मैं नोट लिखा देता हूं। सर्वनाम तथा जैसे हम ये लिखते हैं, ये मेरा भाई है, ये वाक्य अशुद्ध है। ये मेरा भाई है वाक्य अशुद्ध है। क्यों हुआ अशुद्ध? देखिए भाई यहां पर एक वचन है, एक वचन है, और आपने संकेत सूचक सर्वनाम का प्रयोग किया है, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया है, और ये एक वचन है। आप यह किसको लेकर, किस रूप में लेकर आए हो, बहुवचन के रूप में लेकर आए इसे। आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम, नहीं होगा तो फिर से ही क्या करेंगे, यह मेरा भाई है, क्या होगा, सही होगा। इसी तरह से यदि आप ये लिखते हो, यह मेरे भाई हैं, तो क्या होगा, अशुद्ध। यहां पर सही क्या होगा, ये मेरे भाई हैं। इस प्रकार देख लेना। एक वह भी देख लेना, वह में दिक्कत कमी आती है, यह में ज्यादा आती है। वह में तो क्या हम वो लेकर आ जाते हैं, वो में अधिकतर क्या करते हैं, वो लेकर आते हैं।
तो यहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो मेरी तरफ से मैं वचन संबंधी वाक्य शुद्धि को विराम देता हूं और इसके साथ में पूरी वाक्य शुद्धि को क्या देता हूं, विराम देता हूं। नया विषय लिखिए, लोकोक्ति मुहावरे। नया विषय लिखिएगा, मुहावरे मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां लिखिए आप। इस तरफ लिखना मुहावरा और इस तरफ लिखिए लोकोक्ति। दोनों की प्रकृति पूरी अलग अलग है। दोनों की प्रकृति पूरी पूरी अलग है। जैसे मुहावरा है, उदाहरण के तौर पर पढ़ लेते हैं, एक एक बिंदु से पढ़ लेते हैं। मुहावरा पुल्लिंग शब्द है। और लोकोक्ति स्त्रीलिंग शब्द है। ये तो आपको जानकारी है, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द है। अब ये मत कहना कि मुहावरा का स्त्रीलिंग क्या होता है, लोकोक्ति पुल्लिंग क्या होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा बिंदु देखिए आप, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत, अभ्यास। जिसका अर्थ क्या होता है, बातचीत या अभ्यास होता है। लोकोक्ति लोकोक्ति तत्सम शब्द है। जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है कहावत, या जनश्रुति। किंवदंती। तो किंवदंती इसके अर्थ होते हैं।
लोकोक्ति और मुहावरे को यदि आप यहाँ कक्षा में पढ़ लोगे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लोकोक्ति और मुहावरे में ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली परीक्षा में, ठीक है। बहुत कम, मतलब जैसे मान लो 3 4 5 प्रश्न आते हैं, जो भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, एक आध में कोई आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार नहीं। बिना पढ़े भी चल जाओगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बिना पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। एक बार, ठीक है, सशस्त्र निगाहों से उनके अर्थ जरूर देख लेना आप। ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक ऐसा विषय लोकोक्ति मुहावरे, देखिए मुहावरा तो फिर भी आपको देखना पड़ेगा, लोकोक्ति में तो आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो हमारी लोक में प्रचलित उक्ति है, तो घर परिवार में बोल जाने वाली है। भाई लोकोक्ति का निर्माण नहीं कर सकते, मुहावरे का चलो निर्माण कर सकते हो आप। मुहावरे का तो आप निर्माण भी कर सकते हो, लोकोक्ति का निर्माण भी नहीं कर सकते, ठीक है। लोक में गूढ़ उक्ति है, तो परंपरा से चली हुई आ रही उक्ति है, तो कौन सी? लोकोक्ति। लिख लिया आपने? अब एक बिंदु और लिखिएगा, मुहावरा, मुहावरे का अंत प्राय नकारांत क्रिया से होता है, क्रिया से होता है, जैसे नकारांत क्रिया से होता है, जैसे। नकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में क्या होता है? ना आता है। क्रिया जो इसके अंत में क्या आता है? ना आता है। जैसे देखिए, मुट्ठी गर्म करना, अंत में क्या आ रखा है? ना आ रखा है, ठीक है, ये मुहावरा होगा। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, ये मुहावरा होगा। लोकोक्ति में सामान्यतः ना नहीं आता। मैं ये नहीं कहूंगा ना कभी नहीं आता है, ऐसा नहीं है, प्राय ना नहीं आता है। लोकोक्ति का अंत प्राय नकारांत क्रिया से नहीं होता है, नहीं होता है। ये देखिए यहां पर प्राय लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा कि कुछ परिस्थितियों में हो सकता है, हो सकता है। जैसे अक्ल बड़ी या भैंस, देखिए अक्ल बड़ी या भैंस। एक होता है भैंस के आगे बीन बजाना। अब देखिए भैंस के आगे बीन बजाना, ना आ गया, मुहावरा हो जाएगा। अक्ल बड़ी या भैंस, ये लोकोक्ति है। अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को देई, अपनों को देई। देखिए ध्यान रखना, क्रिया से अंत में लिख देना, ध्यान रखना, क्रिया से अंत दोनों का ही होता है, पर ना वाली क्रिया का अंत किससे होता है? सामान्य ना वाली क्रिया से अंत किसका होता है? मुहावरे का होता है। और लोगों के अंत में सामान्यतः ना वाली क्रिया नहीं आती, बस क्रिया आ सकती है। देखिए दे क्रिया यहां पर, तो क्रिया को थोड़ा मत देखना आप, क्रिया को मत देखिएगा, क्रिया दोनों में आ सकती है।
पर ना युक्त क्रिया सामान्यतः मुहावरे में आती है, लोकोक्ति में आती है। अब यदि आपके सामने प्रश्न आता है निम्नलिखित में कौन सी लोकोक्ति है, कौन सा मुहावरा है, इस तरह से प्रश्न यदि प्रश्न आता है तो सीधा आप हल कर सकते हो, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो लिखा हुआ है उसे देख लीजिए और हल कर दीजिए आप। ठीक है, तो नाकारांत का मतलब होता है कि क्रिया जिसका अंत ना से हो उसका ध्यान रखना। आप उठा लीजिए अपने आसपास जितनी भी, जैसे कोई अभ्यास वाली कोई पुस्तक पड़ी हो आपके पास में, या लोकोक्ति और मतलब मुहावरे की जो मतलब संग्रहण आपके पास में है किसी पुस्तक में, उठा के देख लीजिए। कोई एकाध नहीं कह सकता कि मैं आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है, अपवाद रूप में नहीं कह सकता आपको, ठीक है, उसके पीछे कुछ कारण होगा, पर ना वाली स्थिति सामान्यतः नहीं होती है, किसमें, लोकोक्ति में नहीं होती है। और देखिए मुहावरा वाक्यांश यानी पदबंध होता है, वाक्य नहीं होता है। पदबंध होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता है। अतः मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य की आवश्यकता पड़ती है, वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। यह ध्यान रखिएगा, कभी कभी अंतर पूछ लेता है पंक्तियों में, या कथन पूछ सकता है आपसे, कथन के रूप में प्रश्न भी दे सकता है, तो ये बातें आप ध्यान रखना, ये आपके बहुत काम आएगी। कथन बन जाएगा ना, कथन वाले प्रश्न बन जाते हैं मुहावरे लोकोक्ति से, तो ये बात ध्यान रख लेना आप, इनसे बाहर नहीं जाएगा फिर। लोकोक्ति, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है, पूर्ण वाक्य होती है। अतः लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य की आवश्यकता, वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, नहीं पड़ती है। लिखिए आप, राम नाम जपना परय माल अपना। अरे अपना तो यहां पर कैसे हो गया, सर्वनाम के रूप में आ जाएगा, ये मतलब अपना निज सर्वनाम के रूप में आ जाएगा। आप इसको मतलब ना क्रिया दे के ऊपर क्या लिखा, नाकारांत क्रिया लिखा मैंने, ये नहीं लिखा ना वाले शब्द, ना वाले शब्द नहीं लिखा मैंने, ना वाली क्रिया लिखी है। राम नाम जपना अपना,
एक और देखिए, मुहावरे का प्राय स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व नहीं होता है क्योंकि इसे अर्थ प्रकट करने के लिए, ऊपर लिखा हमने, अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है। लोकोक्ति का स्वतंत्र अर्थ होता है। लोकोक्ति का स्वतंत्र यानी अस्तित्व होता है। कारण इसे अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। अभी 10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा चलेगी, ध्यान रख लेना। मैं लोकोक्ति मुहावरे का जो अंतर है पूरा पढ़ा के जाऊंगा। क्योंकि 5-10 मिनट के लिए विषय को बीच में नहीं छोड़ सकते हम। अब देखिए, मुहावरा लाक्षणिक होता है। मुहावरा लाक्षणिक होता है। अर्थात देखिए, मुहावरा क्या होता है? लाक्षणिक होता है। अर्थात जो शब्द मुहावरे में आते हैं, वे प्राय अर्थ में नहीं आते हैं। जैसे वे किस में नहीं आते? अर्थ में नहीं आते हैं। लोकोक्ति
शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों प्रकार की होती है। दोनों प्रकार की होती है। अर्थात जो शब्द लोकोक्ति में आते हैं वे अर्थ में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ भी सकते हैं और नहीं भी। तो मुहावरा लाक्षणिक होता, ध्यान रखिएगा, उसके लक्षण दिखाई देंगे आपको। लक्षण का मतलब, लाक्षणिक का मतलब यह समझिए आप यहां पर कि जो शब्द मुहावरे में आते हैं या जो पद मुहावरे में आते हैं वे उसके अर्थ में वापस नहीं आएंगे। और लोकोक्ति लाक्षणिक और शाब्दिक दोनों होती है। शाब्दिक का मतलब जो शब्द लोकोक्ति में होते हैं वापस उसके अर्थ में भी आ सकते हैं, और लाक्षणिक का मतलब आए जरूरी नहीं है। तो मुहावरा आपके लिए स्पष्ट कर रहा है, लोकोक्ति स्पष्ट नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि पूरा एक वाक्य होती है। ठीक है, वाक्य तो निर्भर करेगा कैसा भाव दे रहा है, और ये वाक्य नहीं होता तो पदबंध होता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं हम, व्याख्या उसकी भी कर सकते हैं हम। जैसे देखिए यहां लिखा मुट्ठी गर्म करना, तो हम जानते हैं देखिए करना नाग, इसका मतलब ये क्या है, मुहावरा है। अब जो शब्द इस मुहावरे में आए इसका अर्थ में नहीं आएंगे वापस। मुट्ठी गर्म करना मतलब अर्थ क्या होगा, रिश्वत देना। रिश्वत देना क्या है, क्या नहीं है, सामान्यतः ये होता है किसमें, मुहावरे में। अब लेकर आ जाते हो तो बात अलग है। ठीक है, इसका मतलब है आप व्याख्या ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति। यहां देखिए अक्ल बड़ी या भैंस। अब देखिए अक्ल बड़ी या भैंस, ये शाब्दिक है नहीं, ये लाक्षणिक है। ये लोकोक्ति कैसी है, लाक्षणिक है। जैसे देखिए शारीरिक बल से शारीरिक बल से बौद्धिक बल, बौद्धिक बल अच्छा है। शारीरिक बल से बौद्धिक बल अच्छा है। एक हमने और लिखा था कि राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। थोड़ी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, थोड़ी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, राई का पहाड़ बनाना, यह होगा। तो ये लोकोक्ति और मुहावरे में जो सामान्य जो अंतर है वो हम पढ़ चुके हैं।
सामान्य अंतर है वो पढ़ चुके हैं। इनको ध्यान रखिए। मुझे नहीं लगता कि लोकोक्ति और मुहावरे में किसी प्रकार दिक्कत होने वाली है। मुहावरा देखिए अरिभाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत या अभ्यास। लोकोक्ति तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है कहावत, जनश्रुति या किंवदंती कहते हैं। मुहावरे का अंत प्राय नाकारांत क्रिया से होता है, जैसे मुट्ठी गर्म करना, राई का पाड़ बनाना। लोकोक्ति का अंत प्राय नाकारांत क्रिया से नहीं होता है। अक्ल बढ़िया भैंस, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। मुहावरा वाक्यांश या पदबंध होता है, यानी पूर्ण वाक्य नहीं होता। ये अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। इसे लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुहावरे का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य की सहायता लेता है और लोकोक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मुहावरा लाक्षणिक होता है, अर्थात जो शब्द मुहावरे में आते हैं उसके अर्थ में नहीं आते हैं, और लोकोक्ति लाक्षणिक और शाब्दिक दोनों होती है। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लोकोक्ति और मुहावरे क्या हो गया, मेरी तरफ से पूरा हो चुका है। कल हम नया विषय शुरू करेंगे, ठीक है, और हम करेंगे तत्सम तद्भव करेंगे, और 1 या 2 दिन में आपका तत्सम तद्भव भी पूरा हो जाएगा। अब आपको लग रहा है कि कुछ विषय इतने विस्तृत में नहीं है, सरल रूप में बच्चे में आपके पास में, ठीक है, तो कल या परसों 2 दिन में शायद मुझे लग रहा है कि ये आपके तत्सम तद्भव भी हो जाएगा। फिर 1 आध दिन में आगे जो भी बच्चे का वो हो जाएगा, और 20 तारीख तक मुझे लगता है कि हम, ठीक है, हम पूरा कोर्स एक बार कर लेंगे। ठीक है, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज धन्यवाद, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।